स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके लिए फिर से उत्तराखंड वन दरोगा हेतु स्पेशल जो सीरीज चल रही थी हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आनुवांशिकता एवं जैव विकास वाला चैप्टर लेके आया हूँ। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप अपने कॉपी पेन ले लीजिए और अपना मार्किंग करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर ऐसी वीडियोज़ आते रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? कायिक जनन के दौरान, अलैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान या मुकुलन के दौरान? वही इंग्लिश वालों के लिए कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन आपके सामने है। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की और दो गुलाबी रंग की और एक सफ़ेद रंग की संतति उत्पन्न होती है। इस संकरण का स्वरूप क्या है? क्या होगा? दोहरा निषेचन, स्वपरागण, पर निषेचन या कोई निषेचन नहीं, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या नो फर्टिलाइजेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिए। कभी कभार क्या होता है कि हिंदी के टर्म समझ में नहीं आते, तो इंग्लिश भी दिया गया है, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है इसका राइट आंसर? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटर के एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई, उसके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि लंबा होना प्रभावी विशेषक है, बौना होना प्रभावी विशेषक है, बौना होना अप्रभावी विशेषक है, या मटर के पौधों की ऊंचाई का नियंत्रण टी अथवा छोटा टी जो बोलते हैं स्मॉल टी जीन से नहीं होता। सेम वही इंग्लिश वालों के लिए है। आप अपने ऑप्शन पढ़ सकते हैं, और जो थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग। तो 3 है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, है ना। टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेंड। ठीक है, ये देख लीजिए आप, लंबा होना प्रभावी विशेषक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पढ़ लीजिए आप, है और नहीं है में बहुत अंतर आ जाता है कभी कभार। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीव होता है, प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन, ठीक है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए जीन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज ए जीन। और ऑप्शन डी है फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज ए जीन। देन फोर्थ राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज ए जीन। ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़े में हैं। यह अपूर्ण जोड़े वाला गुणसूत्र कौन सा है? ये आपके सामने स्टेटमेंट है कि बड़ा गुणसूत्र, छोटा गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र। सेम आपके लिए इंग्लिश में दिया गया है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और जो 6th है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या है? देखिए, तीसरा और चौथा, वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे के नरत्व का निर्धारण होता है ना। मतलब कि जो बच्चा है उसके जो क्रोमोसोम्स से उनके बारे में पूछा जा रहा है कि युग्मनज में एक्स गुणसूत्र से होता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है युग्मनज में वाई गुणसूत्र से। लिंग का निर्धारण करने वाले जनन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से, या बच्चे के लिंग का निर्धारण या आच्छादित रूप से। द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, सेम आपके सामने ऑप्शन है, द एक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट। एंड जो 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है द वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट। बच्चे, लड़के से की बात कर रहे हैं, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो बच्चे के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, एक युग्मनज से जिसमें पिता के वंशानुगत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा? लड़का बनेगा। एक्स गुणसूत्र से बच्चे के लिंग का निर्धारण नहीं होता, वाई या डी? ऑप्शन डी, लड़का और दोनों लड़की। तो आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाई। ठीक है, इससे क्या बनेगी? लड़की बनेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जी सही समजात संरचना को प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जो सेम कैरेक्टर दिखाती है, होमोलोगस कैरेक्टर स्ट्रक्चर के बारे में बताया पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपके सामने गाजर और आलू, गाजर और टमाटर, मूली और गाजर और मूली और आलू। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मूली और गाजर। ये समेन होमोलोगस कैरेक्टर को स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बोल रहे हैं अभी, स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है सही कथन चुनिए। मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का परिणाम वृत्त समजात अंग है। होमोलोगस पार्ट है बोल रहे हैं। दूसरा है मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का परिणाम वृत्त समवृत्त अंग है ना, ये देख लीजिए आप। एनालॉगस हो गया। पक्षियों के पंख और छिपकलियों के पात समवृत्त अंग है। और ऑप्शन डी है पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग है। तो सही कथन कौन सा है इसका? तो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए सही है कि मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का परिणाम वृंद समजात अंग है। ठीक है, ये है समजात अंग। ठीक, होमोलोगस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, पार्ट है। ठीक है, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, मातृक और पैतृक दोनों डीएनए के, या ना तो मातृक का ना पैतृक डीएनए का। और जो 16 जगह था राइट आंसर होता है ऑप्शन सी कि किसी में भी क्या होता है, जब भी किसी का डीएनए का होता है तो उसमें दोनों के डीएनए पाए जाते हैं, माता पिता दोनों के ही डीएनए पाए जाते हैं, मतलब मातृक और पैतृक। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एक स्पीसीज की दो विशिष्ट व्यष्टियों में, एक जीनस की दो स्पीसीजों में, एक फैमिली की दो जीनसों में, या दो फैमिली की दो जीनसों से में। तो और सेम आपके लिए वही इंग्लिश में, द सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। तो ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। और जो 17 था इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 2 इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट है विकास सिद्धांत के अनुसार नई स्पीसीज का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने प्रकृति द्वारा अचानक हर्ष सृष्टि की उत्पत्ति के कारण, कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने के कारण, अलैंगिक जनन के दौरान क्लोन बनने के कारण, व्यष्टियों के एक पर्यायवास में दूसरे पर्यायवास से चले जाने के कारण। और जो 18 है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दी गई सूची में से उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है, वंशागत नहीं। ठीक है ना। तो आंखों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार या बालों का स्वरूप। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साइज ऑफ बॉडी, शरीर का आकार। ठीक है, इसे उपार्जित किया जाता है, इसे वो वंशानुगत नहीं। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन सी, शरीर का आकार। लिखते रहें आप साथ में। तो दोस्तों अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, इतना तो बनता है, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा आने वाले दिनों में। अगर आपको मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट अच्छा है, तो मैं आपके लिए और अदर स्टेट के जो क्वेश्चन हैं साइंस से रिलेटिव, उन क्वेश्चनों को लाऊंगा आपके लिए, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि नर और मादा युग्मकों के द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषक लक्षणों के दो रूपांतर कहाँ स्थित होते हैं? क्या बोला गया? नर और मादा युग्मकों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेष लक्षणों के दो रूपांतर कहाँ स्थित होते हैं? एक ही गुणसूत्र की प्रतिकृतियों पर, दो विभिन्न गुणसूत्रों पर, लिंग गुणसूत्रों पर, या किसी भी गुणसूत्र पर। तो ये सेम आपके लिए इंग्लिश वालों के लिए भी है। और जो 20 इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कॉपी ऑफ द सेम क्रोमोसोम। क्या इसका राइट आंसर? एक ही गुणसूत्र की प्रतिकृतियों पर। ठीक है, कॉपी पर। ठीक है, नेक्स्ट है मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराया जा गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा? 1:3, 1:3, 3:1, 1:1, 2:1। तो दोस्तों जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:1। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या है? 1:1। नेक्स्ट है मानव के युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के युग्म या युग्मों की संख्या कितनी होती है? The number of pairs of sex chromosome in the zygote of human is 1, 2, 3, 4 एंड जो राइट आंसर है 23 का वो है ऑप्शन ए, एक पेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, डार्विन ने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, या लेमार्क ने दिया था? तो आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं, वही सेम इंग्लिश वालों के लिए भी है। और जो 24 इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डार्विन ने दिया था। क्या दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीज का विकास सिद्धांत। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।